रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है, इसको अपने को प्रूफ करके बताना है। दोस्तों, ये सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवाल है ना, किस तरीके का सवाल है। मतलब अपन को ये बोल रखा है कि एक बूढ़ा इंसान है और अपने को कैसे भी करके ये प्रूफ करना है कि ये सच में बूढ़ा इंसान है। माना कि ये बूढ़ा इंसान एक जवान आदमी है, जो जो बातें एक जवान आदमी में होती है वैसी ही कुछ बातें इस बूढ़े इंसान में भी है। जैसे ये बूढ़ा इंसान जवान इंसानों की तरह बोल सकता है, जवान इंसानों की तरह चल भी सकता है, जवान इंसानों की तरह ये अच्छे कपड़े भी पहन सकता है। फिर अपन लास्ट में जाके एक चीज़ बोल देंगे कि पर अब इस बूढ़े इंसान की जो एज है वो 80 साल की हो चुकी है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये बूढ़ा इंसान जो है वो जवान नहीं है, बूढ़ा इंसान ही है। मतलब दो ही चीज़ें होगी, या तो जवान होगा या बूढ़ा होगा, और किसी भी तरीके से अपन ये प्रूफ कर देते हैं कि ये एक बूढ़ा इंसान ही है। हालांकि शुरुआत में अपन एक क्लू लेके चलते हैं कि ये जवान आदमी की तरह ही है, लास्ट में इसी चीज़ को अपन नकार देते हैं। सेम इसी तरीके से अपना ये सवाल है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपने को इसको प्रूफ करना। हालांकि ये अपरिमेय होती है, दिख रहा है सबको, लेकिन पर फिर भी अपने को इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इस चीज़ से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अपने सवाल में आगे चल के काम आएगी। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि दो संख्या जिनका जो एक सेम गुणनखंड होता है ना, वो एक ही होता है सिर्फ, ठीक है। जैसे 2 और 3 आपस में सहअभाज्य संख्या है। कैसे? 2 के अपन टुकड़ा करते हैं, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो इसके 2 के कितने टुकड़ा है? 1 इंटू 2। 3 के भी ऐसे टुकड़ा है सेम 1 इंटू 3। तो इसके जो इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब सहअभाज्य संख्या है वो संख्या होती है जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। मतलब इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आता है ना, वो क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। मतलब ये दोनों ही 1 से कटती है। जैसे 2 और 3 वो किसी और संख्या से नहीं 2 और 3 ये किसी और संख्या से नहीं कटता है, ये सिर्फ 1 से कटता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। चीज़ अपने काम आई। तो दोस्तों, ये जो सहअभाज्य संख्या है ना, ये सिर्फ 1 से कटती है और किसी से नहीं कट सकती। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि जो 2 है वो 5 से कट रहा है, ठीक है। जो 2 है इसका एक गुणनखंड 5 भी है, मतलब 2 5 से भी कटेगा, तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा यहाँ पे। और एक चीज़ और है, जैसे मान लो मैं 3 को भी बोल दूं कि ये भी 5 से कट रहा है, तो ये भी मैं गलत साबित हो जाऊंगा। 5 से ये कहाँ कटता है? कटता ही नहीं है, ठीक है, नहीं कट सकता, क्योंकि इसका कोई एक अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। कोई भी संख्या जिस संख्या से कटती है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक गुणनखंड वो संख्या भी होनी चाहिए जिससे वो कट रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे 2 और 3 दोनों 1 से कट रहे हैं, क्योंकि इनके जो फैक्टर है दोनों में ही एक एक कॉमन आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये चीज़ आगे चल के अपने काम में आएगी जब अपन रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि P/Q भी एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, P/Q परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि बटा वाली जितनी भी संख्या होती है ना, वो सारी परिमेय ही होती है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है भाई। और दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है ना, उसमें जो हर होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना। पहली लाइन में रूट 5 को अपन ने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, और सेकंड लाइन में तो अपन जानते ही है कि P/Q भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो अपन क्या कर सकते हैं? दोनों को बराबर रख सकते हैं, मतलब रूट 5 को अपन बराबर रख सकते हैं P/Q के। ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिमेय को अपन बराबर रख सकते हैं परिमेय के, तो परिमेय को अपन परिमेय के बराबर रख सकते हैं, इसलिए पहली लाइन में अपन ने रूट 5 को परिमेय माना था, और P/Q भी क्या होता है? परिमेय होता है। तो मैंने दोनों को ही बराबर रख लिया है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों? दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित बनाने के लिए जो काम आप इस तरफ कर रहे हो वही काम इस तरफ कर सकते हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे घर में अगर 2 भाई है तो किसी एक भाई के लिए कोई एक ड्रेस आ रही है तो दूसरे भाई के लिए भी लानी पड़ती है। सेम इसी तरीके से मैं बराबर की इस तरफ जो काम कर रहा हूँ ना, वही काम मेरे को इस तरफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो P/Q का भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये क्या बच गया? सिंगल 5 बच गया। और इधर P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर होता है, और Q का स्क्वायर क्या होता है? Q का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से काम अपन करेंगे, Q के स्क्वायर को उधर भेज देगा और इस 5 को इधर ले आएगा, बस गुणा हो जाएगा यहाँ पे। और इधर क्या आ गया अपने पास में? P का स्क्वायर अपॉन 5। इसको दोस्तों अपन नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ अपने को पता चल रही है, P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, मतलब नीचे जो भी संख्या आती है तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या में भाग देती है, या फिर ऊपर वाली संख्या को काटती है या विभाजित करती है, ठीक है। तो P स्क्वायर में यहाँ 5 का भाग जा रहा है, मतलब P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा।
तो दोस्तों ये जो पी स्क्वायर इस 5 से विभाजित है, तो जो सिंगल पी होगा ना वो भी 5 से विभाजित होगा। आप इसको नाम दे सकते हो समीकरण नंबर सेकंड। ये जो आपने लाइन लिखी है ना, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ से एक चीज़ और देखो दोस्तों कि पी जो है वो 5 से विभाजित है, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों है ना किसी एक पूर्णांक के बराबर है, और पूर्णांक अपन मान लेते हैं सी है वो। ठीक है दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि जब पी में आप 5 का भाग दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी आंसर में पूर्णांक तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ अपन ये कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आप 10 में 5 का भाग देते हो तो आंसर ऑब्वियसली 2 आता है। सेम उसी तरीके से पी में जब आपने 5 का भाग दिया तो मान लो कि क्या आया सामने, अपने एक पूर्णांक आ गया। अब यहाँ से मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ, इस 5 को उधर भेज देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, p बराबर 5c। भाई वज्र गुणा में इधर उधर अपन चीज़ें क्रॉस में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आ गया अपने पास में, p का एक मान आ गया। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, ये जो p का मान आया ना इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो क्यू स्क्वायर तो ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे, बराबर p की जगह अपन क्या रखेंगे, 5c रख देंगे। तो p को हटाओ, उसकी जगह 5c रख दो, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि p है ना, इसकी जगह ऐसा कैसा 5c रख दो, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, और नीचे क्या है 5 तो बैठा ही है यहाँ पे है ना समीकरण 1 में। ये पूरी समीकरण 1 ही है, बस इसमें मैंने p का मान चेंज कर दिया। p की जगह मैंने 5c रख दिया, बाकी q स्क्वायर ऐसा कैसा, नीचे 5 ऐसा कैसा, ऊपर या स्क्वायर भी ऐसा कैसा। ठीक है दोस्तों, तो q स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर या क्यूब होता है तो ब्रैकेट के अंदर सभी संख्या पे वो स्क्वायर लगता है। तो 5 का भी स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो गया 25, और c का भी स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर, और नीचे क्या है 5 ऐसा कैसा। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो देखो q स्क्वायर बराबर क्या है मेरे पास में 5c स्क्वायर है। अब यहाँ से एक चीज़ मेरे को पता चलती है दोस्तों, इस 5 को मैं ना इधर भेज देता हूँ नीचे, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, इस इक्वल्स टू क्या है अपने पास में c है। अब यहाँ से फिर से मेरे को एक चीज़ पता चल रही है दोस्तों कि q स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, ये चीज़ अपन लिख देते हैं, q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। इसको आप नाम दे सकते हो समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों जैसे इधर 5 आए तो इधर सिर्फ c स्क्वायर बच गया ना, c स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये 5 इधर नीचे आते q स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है दोस्तों कि q स्क्वायर के अंदर क्या है 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अगर q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो q भी 5 से विभाजित होगा, और इसको अपन क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे देंगे। अब एक चीज़ देखो दोस्तों, इस पूरे सवाल में अब तक अपन ने क्या देखा है, इस सवाल में अपन ने एक चीज़ ये नोटिस की है कि p अपॉन q सिर्फ 1 से ही विभाजित हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। पर इसी सवाल में अपन को एक दूसरी अलग चीज़ और देखने को मिल गई, समीकरण सेकंड और समीकरण नंबर जो थर्ड है उसमें p और q दोनों ही 5 से विभाजित हो रहे हैं। देखो समीकरण नंबर सेकंड में भी जो p है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और समीकरण नंबर थर्ड में जो q है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। अब जो दोस्तों समीकरण नंबर 2 और थर्ड है, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि p और q तो सहभाज्य संख्याएं थी, वो तो सिर्फ 1 से ही जा सकती थी। तो ये जो सारी स्थिति है ना वो विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुई है, और वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो ये सारी गड़बड़ हुई है ना वो इसी चीज़ की वजह से हुई है। तो लास्ट में अपन क्या लिख देंगे इसमें कि p और q तो सहभाज्य संख्याएं है, तो ये समीकरण 2 और 3 के अनुसार 5 से विभाजित नहीं हो सकती, यह स्थिति विरोधाभासी है। हमारी धारणा गलत साबित हो जाती है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, और यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों।